फ्रेंड्स, जीएस बाई अमृत सर चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है राज्यों का संघ। राज्यों का संघ आज इसे देखते हैं। यहां पर देखते हैं भाग 1 के अंतर्गत परिभाषित किया गया, भाग 1 के अंतर्गत, और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक परिभाषित किए गए। कितनी बातें बताई हैं? आज में भाग 1 पढ़ना है। भाग 1 में राज्यों के संघ के बारे में जानना है और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाग 1 में ऐसा क्या लिखा गया है और इन अनुच्छेदों में किसका वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना कि अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत, भारत शैल बी यूनियन, इसकी बात की है यूनियन ऑफ द स्टेट्स। दोस्तों यहां तक एक बात क्लियर कर ली। तो हमने क्या लिखा है कि लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, प्रदेश शामिल है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे दोनों भाषा में लिखने का क्या मतलब है? तो यहाँ एक चीज समझ में आ रही है कि भारतीय संविधान में एक वर्ड यूज किया गया है जिसका नाम है यूनियन, और यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में 2 नाम दिए, एक इंडिया और एक भारत। तो यहाँ कहने का मतलब है कि हमारे देश का, अगर हमारे देश के संविधान में देखा जाए तो 2 नाम आपको मिलेंगे, एक इंडिया के नाम से वर्णित है और भारत, तो दोनों नाम दिए गए। ऐसा मतभेद हो जाने के कारण कहा जाता कि यहाँ जो संविधान का निर्माण कर रहे थे उनके बीच यहाँ आधे समर्थक थे कि भारत नाम दिया जाए, आधे समर्थक थे कि इंडिया नाम। तो यहाँ दोनों की बातों को, दोनों के मान को रखते हुए दोनों नाम ऐड किए गए, इंडिया और भारत। अब यहाँ पे बात करते हैं तो और यूनो में भी देखा जाए तो दोनों नाम मिलते हैं। दोस्तों यहाँ तक बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। लिखा है भारतीय संविधान कैसा है? राज्यों का संघ है। कैसा संविधान है? राज्यों का संघ है। अगर यहाँ पे बात करें कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत क्या है, तो आप कहेंगे भारत वो है जो अनुच्छेद 1 में परिभाषित किया गया है। आप कहेंगे अनुच्छेद 1 में ऐसा क्या परिभाषित किया गया है? तो कहेंगे अनुच्छेद 1 में राज्यों के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? राज्य। अनुच्छेद 1 में यूनियन टेरिटोरी बताया गया और अनुच्छेद 1 में अर्जित राज्य को शामिल करने की बात की गई। आप याद रखना कि राज्य क्षेत्र किसको परिभाषित कर रहा है? तो राज्य क्षेत्र में राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित राज्य कहेंगे। अनुच्छेद 1 में परिभाषित किया गया वही हमारा क्या है? भारत है। अब यहाँ आगे बात करते हैं कि भारत में राज्यों के संघ का जो वर्णन किया गया, यहाँ पे देखिए यूनियन और कहेंगे एक शब्द और आता है फेडरेशन। अगर दोनों की मीनिंग देखी जाए, तो दोनों की मीनिंग का अर्थ यहाँ पर संघ निकलता है। दोनों के मीनिंग का अर्थ संघ है। तो अब कहने का मतलब है दोनों का मीनिंग संघ है, तो इंग्लिश में अलग अलग क्यों लिया गया? यहाँ भारतीय संविधान में यूनियन क्यों जोड़ा गया और अमेरिकन संविधान फेडरेशन क्यों है? तो यूनियन संविधान का अर्थ होता है कि जिस संविधान में यूनियन ऑफ द स्टेट या यूनियन वर्ड होता है, इसका मतलब है कि राज्य में शामिल सभी इकाइयां किसी समझौते का परिणाम नहीं है, किसी समझौते का परिणाम नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो चीजें आपको कोई नहीं बताता है। तो हमने क्या बताया? अनुच्छेद 1 में यूनियन की बात कर रहा है, तो यूनियन का मतलब है कि राज्य किसी के अंतर्गत शामिल कोई इकाई समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरी बात करें कि इसमें कहा गया कोई भी बॉडी या कोई इकाई भारतीय क्षेत्र से अलग नहीं हो सकती, भारतीय क्षेत्र से अलग नहीं हो सकती है, अलग नहीं हो सकती। अर्थात कहा गया कि अर्थात यह एक अनश्वर बॉडी है, अर्थात यह एक अनश्वर इकाई है। तो यहां पर आपको 2 चीजें समझ में आ रही है कि यूनियन शब्द का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत जितनी भी इकाइयां शामिल की गई है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरा दिया गया इससे कोई भी इकाई भारतीय क्षेत्र से अलग नहीं हो सकती, अर्थात ये कहता है अनश्वर बॉडी है।
यहां तक बात क्लियर हो गई। जबकि फेडरेशन की बात करें, फेडरेशन का मीनिंग यहां पर क्या निकल के आ रहा है, फेडरेशन मीन्स भी संघ होता है, लेकिन संघ का मतलब होता है कि जहां पर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा हो, अर्थात केंद्र और राज्य के बीच विषय का बंटवारा हो। तो अगर इंडिया में देखा जाए, भारत में देखा जाए, तो ऐसी पद्धति है, अर्थात जो संविधान की प्रक्रिया है, जो परंपरा में है, वो कैसी है, संघात्मक है। लेकिन हमारे संविधान में किसका वर्णन किया गया है, हमारे संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों अगर यहां तक बात क्लियर हो गई तो थंब कीजिए और आप यहां से तुरंत कमेंट करके बताइए कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान, हमारे देश के संविधान का शीर्षक दिया गया है और कब यह लागू किया गया। तो हमारे भारतीय संविधान का शीर्षक क्या है, ये आपको कमेंट के माध्यम से तुरंत बताना है, जल्दी जल्दी कीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 1 की, कि अनुच्छेद 1 में ऐसा क्या परिभाषित किया गया। आर्टिकल 1 ऐसा क्या कहता है, तो अभी 1 को परिभाषित किया कि भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 कहता है किसी विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र में शामिल करने की बात की गई है, भारतीय क्षेत्र में शामिल करने की बात की गई, करने का प्रावधान किया गया। पॉइंट आपको याद रखना है, किसकी बात कर रहा है, विदेशी। जैसे हम कहेंगे आपका भारत है या इंडिया, तो इससे सीमा कौन बना रहा है, पाकिस्तान, इससे सीमा कौन बना रहा है, अफगानिस्तान, यहाँ पे चीन, नेपाल, भूटान, यहाँ पे श्रीलंका या मालदीव का कोई क्षेत्र शामिल किया जाता है, तो उससे किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा, अनुच्छेद 2 के प्रावधान के अंतर्गत संसद कानून बनाकर ऐसा प्रावधान ला सकती है। तो दोस्तों यहाँ तक बात आपको की पकड़नी है, आपके दिमाग में चल रहा हो इतने सारे आर्टिकल हम कैसे याद करें। तो आपके पॉलिटी में 100 से 125 अनुच्छेद आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले आप उनको लर्न कीजिए, फिर उसके बारे में आप डिस्क्रिप्टिव जानने की कोशिश करिए, उनको रिलेट करने की पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो यहां तक बात क्लियर हो गई कि अनुच्छेद 2 किसकी बात कर रहा है, किसी विदेशी राज्य को भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल करने का प्रावधान किया गया है और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को। अब बात कर ले अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद कह रहा है किसी भारतीय राज्य, आपको की पकड़ना है, किसी भारतीय क्षेत्र या भारतीय राज्य के नाम में परिवर्तन या नाम परिवर्तन, या हम कह सकते हैं सीमा परिवर्तन आदि प्रावधान किसमें किया गया है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 3 में किया गया है। तो दोस्तों यहां तक बात क्लियर हो रही है कि अनुच्छेद 1 कह रहा है राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 2 किसकी बात कर रहा है कि किसी विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र में शामिल करने की बात कर रहा है। अनुच्छेद 3 किसकी बात कर रहा है, अनुच्छेद 3 कह रहा है किसी भारतीय क्षेत्र के नाम में परिवर्तन करना, सीमा में परिवर्तन करने का प्रावधान किया गया है। ये तीनों चीजें आपको याद आएंगी, जब भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो उनके की पकड़ते हैं, यहाँ पे विदेशी राज्य जुड़ा है, यहाँ भारतीय राज्य जुड़ा है। अब आर्टिकल 4 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 4 में किसकी बात की गई, तो अनुच्छेद 4 की बात करें तो अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में प्रावधान करने का अधिकार संसद को दिया गया है, या कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। तो आपको याद रखना कि अनुच्छेद 2 और 3 में अगर कोई परिवर्तन करना है, शामिल करना है, नाम में परिवर्तन करना है, तो ये किस पर किया गया है, ये संसद को नियम अधिकार दिए गए कि संसद कानून बनाकर इसे शामिल कर सकता है, लागू कर सकता है। दूसरी चीज इसमें और क्या जोड़ी गई है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो प्रावधान लाए जाते हैं उसे संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं माना जाता है। तो दोस्तों यहां तक अगर बात क्लियर हो गई है तो हमें याद रखना है कि 2 और 3 में जो संशोधन होता है वो संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं माना जाता है। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक फिर बात आ गई होगी कि 2 और 3 नहीं माना जाता है, तो फिर सिक्किम क्या है, या आपका अनुच्छेद 2A क्या है। तो आपको दोस्तों यहां से पता होना चाहिए कि अगर जहां पर आपको ABCD मिल जाए कैपिटल लेटर में, तो आप यहां से तुरंत समझ जाएंगे कि हमारे मूल संविधान में नहीं था। किसमें नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। तो यहां पर किसकी बात की, तो हमने कहेंगे ये 35वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के सरकार में 1975 को किया जा रहा है। कौन सा संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया। उसके तहत एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसे बोला गया 2 का A। इसमें क्या किया गया,
हमने कहा कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन होते हैं उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। यहाँ पे कहे कि 35वां संविधान संशोधन सिक्किम को शामिल करने के लिए नहीं लाया गया, इसके लिए एक नई कैटेगरी बनाई गई। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो थंब कीजिए और जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए कि भारतीय संविधान का शीर्षक क्या है और किस अनुच्छेद में कब यह नियम लागू किया गया। तो यहां पर 6 राज्य कैटेगरी बनाएगी। अब 6 राज्य का मतलब क्या होता है? एसोसिएटेड स्टेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्टेट जिसके इंटरनल मामले में केंद्र सरकार के द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। दोस्तों समझ में आ रहा है? केंद्र सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप है। केंद्र सरकार क्या कर सकती है? बाहरी मामले जैसे विदेश मामले, रक्षा संबंधी मामले, संचार मामले, इन पर हस्तक्षेप कर सकती है। तो इसके लिए कैटेगरी लाई गई, उसको बोला गया 6 राज्य, ना कि सिक्किम को शामिल करने की बात की गई। तो अब यहाँ पे कहेंगे 36वां संविधान संशोधन क्या? 36वां संविधान संशोधन इसलिए आया कि इसके द्वारा 2A को समाप्त कर दिया गया और जैसे 2A समाप्त हुआ, आपका सिक्किम 6 राज्य से क्या बन गया? पूर्ण राज्य का दर्जा बन गया। तो पूर्ण राज्य का दर्जा बना और इसको विशेष प्रावधान दिए। आपको आगे आर्टिकल पढ़ेंगे, कहेंगे 170 में दिया गया है कि विधान परिषद के बारे में बताया गया है कि न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए विधानसभा में? कहा गया 60 होनी चाहिए। लेकिन सिक्किम अपवाद के रूप में कहा गया इसमें सीटें कितनी है? 32 हैं। इन सारी चीजों का वर्णन किया गया 36वें संविधान संशोधन, ना कि सिक्किम को शामिल करने के लिए किया गया। यहां तक दोस्तों बात समझ में आ गई? तो यहां तक बात समझ में आ गई तो आपको कभी ये नहीं कहेंगे कि जितने भी आपको 36 संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को शामिल किया गया, कहेंगे बिल्कुल नहीं। सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन इसके विशेष प्रावधान करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया। उसको क्या खत्म करना था? 2A को समाप्त करना था। कहेंगे 35वां फिर क्यों हुआ? कहेंगे उसके लिए एक नई कैटेगरी जोड़ी गई। कौन सी थी? 6 राज्य की। और अब वर्तमान देखा जाए तो 2A यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब बात करें यहाँ से टॉपिक आपका चेंज हो जाएगा। क्या बात चल रही थी? संविधान संशोधन। तो हमने कहा कैसे यहाँ पर 2 और 3 में नहीं माना जाता है, तो उसके बारे में देख लो। संविधान संशोधन की बात करें तो भारतीय संविधान में दोस्तों 3 प्रकार से संशोधन होता है। आप नोट करते जाएंगे। पहला संशोधन है सामान्य बहुमत से। कैसे होता है? सामान्य बहुमत से होता है। दूसरी बात करें तो विशेष बहुमत से हो रहा है। कैसे हो रहा है? विशेष बहुमत। और तीसरा प्रोसीजर है यहां पर, कहेंगे विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। आधे राज्यों से अधिक का अनुमोदन होना चाहिए, अधिक का अनुमोदन। रेटिफिकेशन हाफ स्टेट, ये अब क्या होना चाहिए? रेटिफिकेशन आधे से अधिक राज्यों को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोसीजर संविधान संशोधन का कितना है? 3 प्रकार से। अगर पूछा जाए भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, कहेंगे 3 प्रकार से। अनुच्छेद 368 की बात करें तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 368 के तहत केवल 2 प्रकार से संशोधन होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। मतलब की चीजें मजा आ रहा है तो थंब कीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि 368 के तहत कितने प्रकार से संशोधन होता है? 2 प्रकार से। उसके लिए क्या आवश्यक है? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के मतदान से पारित और इसमें आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से पारित होगा, तभी वो 368 के तहत माना जाता है। जबकि संविधान संशोधन, अभी हमने बोला सामान्य बहुमत क्या है कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 में कोई काम किया जा रहा है तो किस विधेयक द्वारा आएगा? सामान्य बहुमत से आएगा। अर्थात अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन जो होता है किसके द्वारा होता है? सामान्य बहुमत। इसके लिए क्या आता है? तो इसमें अब आगे बात आ गई, क्या राज्यों से परमिशन नहीं ली जाती है? तो कहा जाता है 2 और 3 में अगर कोई परिवर्तन होता है दोस्तों, तो इसके लिए भारत का प्रेसिडेंट क्या कहेगा? राष्ट्रपति संबंधित राज्य से क्या करेगा? संबंधित राज्य से सलाह जरूर लेता है। याद रखना, यदि किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है या किसी राज्य के नए एक राज्य से दूसरे राज्य का निर्माण करना है या उसकी सीमा को बढ़ाना है या घटाना है, ऐसे प्रावधान किसके द्वारा लाए जा रहे हैं? संसद के द्वारा। कैसे आ रहे हैं? साधारण बहुमत द्वारा है। इसके लिए क्या किया जाता है? राष्ट्रपति संबंधित राज्य से सलाह लेता है, लेकिन ऐसी सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा दोस्तों कि ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि 2014 में हम अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश से विभाजित करके तेलंगाना बना दिया गया। तो क्या तेलंगाना की जनता या कहेंगे आंध्र प्रदेश की जनता ने कहा कि हमें आपस में विभाजित मत कीजिए, लेकिन फिर भी से केंद्र सरकार द्वारा 2 जून 2014 में विभाजित किया गया? तो क्यों? यहां पर केवल सलाह को मानने के लिए बोला गया, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है।
इसीलिए हमने बोला कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन होता है उसे 368 के तहत नहीं माना जाता है, और जो संशोधन 2 और 368 के तहत होते हैं उसी को हम संविधान संशोधन मानते हैं। तो अब यहाँ पर बात समझ में आई कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से होते हैं, तो 3 प्रकार से होते हैं। 368 के तहत कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं। अनुच्छेद 2 और 3 में किस प्रकार से होता है, तो कहेंगे साधारण बहुमत द्वारा होते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऐसी कंडीशन क्यों आई, यहां पर देखा जाए तो इसके लिए कहा जाता है 24वां संविधान संशोधन किया गया। 24वां संविधान संशोधन 1970 लाया गया, याद रखना। 24वां संविधान संशोधन 1970 के द्वारा यहां पर कहा गया कि जो विधि शब्द है ये आपके संशोधन के क्राइटेरिया में या कहेंगे 368 के तहत नहीं आता है। ये इंदिरा गांधी के सरकार में एक नया अमेंडमेंट लाया जाता है। 24वां संविधान संशोधन 1970 द्वारा कहा गया कि संविधान संशोधन 368 के तहत विधि शब्द अंतर्गत नहीं आता है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसी 24वें संविधान संशोधन द्वारा आपके प्रेसिडेंट को बांध दिया गया कि अगर कोई 368 के तहत कोई संशोधन आता है तो आपको अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होगी। क्या किया जाएगा, अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होगी। और इसी के लिए हमारे संविधान का एक अनुच्छेद आप 13 पढ़ते होंगे, जिसके लिए सब क्लास 4 जोड़ा गया। दोस्तों अच्छे से समझ लो क्या जोड़ा गया है, अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति को स्वीकृति देती है और इसके लिए अनुच्छेद 4 जोड़ा गया। 13 का 4 जोड़ा जाता है। तो यहां तक चीज क्लियर हो गई। तो 24वां संविधान संशोधन किसकी बात कर रहा है कि राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से क्या देनी होगी, अपनी अनुमति देनी होगी। अब 368 के तहत की बात करें तो कहा गया, क्या तरीके बताए कि 368 में कितने प्रकार के संविधान संशोधन होता है, इसकी प्रक्रिया की बात करता है। फिर कहता है 368 के तहत क्या दी गई है कि इसके लिए कभी भी संयुक्त अधिवेशन का आहूत नहीं किया जाता। याद रखना 368 के तहत जो संशोधन होते हैं इसके लिए संयुक्त अधिवेशन आहूत नहीं किए जाते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, संयुक्त अधिवेशन आहूत नहीं होता है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो 368 में याद रखना कि क्या बोला गया कि इसके लिए राष्ट्रपति को अनिवार्य कर दिया गया। इसके संविधान संशोधन की प्रक्रिया कितनी है, 2 है, और इसे बोला गया इसे संयुक्त अधिवेशन नहीं आहूत किया जाता है। ठीक है, अब आगे की बात करें कि इसमें क्या क्या पॉइंट दिए गए। अब इसके लिए देखिए ऐसा क्यों है, जैसे हम कहें कि आपके संसद कहेंगे 2 भाग है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर कोई विधेयक लोकसभा में आता है, लोकसभा में कोई विधेयक आता है और राज्यसभा ऐसे विधेयक को पास करने से मना कर देती है, तो वो जो बिल लाया गया वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। क्या बोला, यदि कोई विधेयक या बिल लोकसभा में आता है, राज्यसभा से पास करने से मना कर देती है, वो बिल वहीं खत्म हो जाता है। दूसरी बात कही, यदि कोई विधेयक लोकसभा लाती है, राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में जाते ही लोकसभा भंग हो जाती है, कार्यकाल पूरा हो जाता है, वो आपका विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। इसका उल्टा लेंगे, अगर कोई विधेयक राज्यसभा में आता है और राज्यसभा से लोकसभा में जाता है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो वो विधेयक बना रहता है। तो यहां तक दोस्तों बात समझ में आई है कि हमने आज किसकी बात की, राज्यों के संघ की बात की, और राज्यों के संघ में अनुच्छेद 1 से 4 तक परिभाषित किया। 1 से 4 में हमने बताया कि भारत को कैसे परिभाषित किया गया, यूनो में हमारा नाम क्या दिया गया, और 24वां संविधान संशोधन 1970 के द्वारा किसे परिभाषित। इसके लिए देखा जाए, इसके लिए आप पढ़ते 1967 गोलकनाथ बना पंजाब राज्य। इसमें बोला गया कि आपके मूल संविधान साथ ही साथ मौलिक अधिकारों को छोड़कर या कहेंगे मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं था। इसी वजह से कहा जाता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया 1971 में और बोल दिया गया मूल संविधान के अलावा किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखना होगा। अगर दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आई है तो आप थंब जरूर कीजिए और एक बार इनकी की बनाकर याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।